गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो इवन, ठीक है, तो उसमें उसका जो सिलेबस है उसमें एक बात बहुत अच्छे से मेंशन है कि उसका एक टॉपिक है, उसका नाम है पॉवर्टी यानी कि गरीबी। ठीक, तो आइए आज हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस गरीबी वाले चैप्टर से अभी तक आयोग ने किन किन सब टॉपिक्स से सवाल पूछे हैं। ठीक है, और उन सभी सब टॉपिक्स को किन किन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे आपको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ देखें, पहला है गरीबी के प्रकार, निर्धनता का श्रेणीक्रम, निर्धनता का अन्य वर्गीकरण, निर्धनता रेखा, गरीबी या फिर निर्धनता के कारण, और उसके बाद जो सातवां है वो है हमारा निर्धनता का दुष्चक्र, है ना। तो इस प्रकार से इतने सारे 14 टॉपिक हैं। मतलब कि ये हुआ कि अभी तक पिछले 30 वर्षों में 30 ईयर्स में आयोग ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस का रहा हो, चाहे अन्य जो आपके राज्य के पीसीएस हैं वहाँ के रहे हों, ठीक है। इसके अलावा जो यूपीएससी है वह भी इन्हीं सब टॉपिक से सवाल पूछती है। अगर कभी गरीबी के चैप्टर से सवाल पूछा जाएगा तो इन्हीं 14 चैप्टर्स के सब टॉपिक्स के अंदर से ही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज इस डेमो वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें से कुछ जो सब टॉपिक्स हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए, तो जो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस गरीबी में हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हम सबसे पहले जानेंगे कि गरीबी का जो सामान्य परिचय है वो क्या है। ठीक है, मतलब गरीबी कहते किसको हैं, ठीक, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम एक बार उसको जान लेते हैं। फिर ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं गरीबी के प्रकार, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस चाहे हम 2022 की बात करें, 2023 की बात करें या फिर 24 की बात करें, तो यहाँ से आपका एक सवाल बनना फिक्स है, चाहे वो प्री का पेपर हो या फिर आपका मेंस। तो जो मेंस वाला है वो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिलेगा, लेकिन जो प्री का सवाल है, प्री में आपके 1 से लेकर के 10 तक, है ना, इवन कि 11 को भी शामिल कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के 11 पॉइंट ऐसे हैं जहां से अभी तक उत्तर प्रदेश पीसीएस ने या अन्य जो स्टेट पीसीएस हैं वहां के लोगों ने सवाल पूछे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी यहां से सवाल उठाता है, पॉइंट नंबर 12, 13 और 14। ठीक है, चलिए, उसके बाद जो नंबर तीसरा है वो है निर्धनता का श्रेणीक्रम, है ना। चौथी बात है कि निर्धनता के अन्य वर्गीकरण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम कितनी श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा है वो है निर्धनता रेखा, ये क्या होती है। ठीक है, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। छठी बात है कि निर्धनता के रीजंस क्या क्या है, आखिर ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां रही हैं जिनकी वजह से निर्धनता आई है, ठीक है, या अभी तक वो हमारे देश में बनी रह पाई है। ठीक, सातवीं बात है निर्धनता का दुष्चक्र। आप सब जानते हैं कि एक महान अर्थशास्त्री हुए हैं रेगनर नरकसे साहब, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम था निर्धनता का दुष्चक्र, है ना। उसके बाद इस चैप्टर से 3 प्रकार के कर्व पूछे जाते हैं जो कि आपने अक्सर एग्जाम्स में देखे होंगे। जो पहला कर्व है उसका नाम है लॉरेंज वक्र, दूसरा है उसका नाम है गिनी गुणांक, और तीसरा जो हमारा है कुजनेट्स वक्र। ठीक, इसके बाद जो 11वां पॉइंट है ये आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जहां पे ये बात आती है कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित समितियां, अभी आप 2025 का भी पेपर उठा के देख सकते हैं, तो आपको एक सवाल यहां से स्टेट पीसीएस में मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद हम जब बात करते हैं पॉइंट नंबर 12, 13 और 14 की, तो यहां से आपको सवाल देखने को मिलेगा मेंस में, है ना, चाहे वो आपके स्टेट पीसीएस का मेंस हो चाहे आपका यूपीएससी का मेंस हो। तो जो पॉइंट नंबर 12 है उसका मतलब ये है कि गरीबी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। इस पे हमको एक डिटेल कॉन्सेप्ट जानना है और उस पे हमको लिखना भी पड़ेगा, है ना। 13वां है गरीबी को दूर करने के उपाय क्या क्या हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको डीपली देखें तो पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 14 तक इतने पॉइंट ऐसे हैं जो गरीबी के चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं गरीबी का सामान्य परिचय। ठीक है, तो गरीबी का जो सामान्य परिचय है, तो इसमें हम ये बात करेंगे कि आखिर गरीबी कहते किसको हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनके आधार पर हम ये कह पाएंगे कि हाँ, अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो हम ये कह पाएंगे कि यह जो कंडीशन है या यह जो सिचुएशन है वो होगी हमारी निर्धनता या फिर गरीबी। ठीक है, चलिए,
तो जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट यही है कि गरीबी का अर्थ भूखमरी और आश्रय का ना होना, है ना। गरीबी का जो एकदम सिंपल सा मतलब है, वो सिंपल सा मतलब यही होता है कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में या किसी देश में भूखमरी की समस्या है या उनके पास आश्रय का अभाव है, तो ये जो कंडीशन बनती है इसको हम क्या बोलेंगे, गरीबी बोलेंगे, ठीक है। अथवा दूसरी बात यह है कि निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल, सफाई सुविधाओं का अभाव भी है, ठीक है। देखिए, अगर कभी ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पर स्वच्छ जल का भी अभाव है, ठीक है, सफाई सुविधाओं का भी अभाव है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि यहां पर गरीबी है, ठीक है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। भाई देखो, आपके पास स्वच्छता नहीं है, आपके पास सफाई सुविधाओं का भी अभाव है और साथ में आपके पास नियमित रोजगार की कमी है, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे गरीबी है। तथा एक चीज और भी है, तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीवन जीना, ठीक है। असहायता की भावना के साथ जब हम जीवन जीते हैं तो वो क्या कहलाता है, गरीबी कहलाता है, ठीक है। अथवा देखिए, यहां पे जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं 1 से लेकर के 5 तक, उन सबका एक ही मतलब, लेकिन उन सेंटेंस को देखने के, उनको बताने के जो आयाम हमारे हैं वो थोड़े से अलग हैं, ठीक है। हम जब सामाजिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तब हम पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। हम जब रोजगार की बात करेंगे तब हम इसका जो पॉइंट नंबर है 4 उसको देख लेंगे, ठीक है। अगर हम अपनी जो भी दैनिक आवश्यकताएं हैं, अगर हम उसको जानने का प्रयास करेंगे तो हम जानेंगे पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे, 5 को देखेंगे, ठीक है। लेकिन इन 5 का ही मतलब होता है कि गरीबी। बस हमारा सिर्फ ये मतलब है कि हम कितने पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की, तो पॉइंट नंबर 3 में यह बात है कि गरीबी से तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता है, ठीक है। अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकता तो वह गरीब है। देखिए, अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण की बात करें तो सामाजिक दृष्टिकोण में यही बताया जा रहा है कि अगर हम अपनी आधारभूत जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, अगर हम इसको भी नहीं पा रहे हैं तो क्या कहलाएगा कि हम गरीब हैं, ठीक। चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि गरीबी या फिर निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को प्राप्त करने की अयोग्यता है। इन न्यूनतम आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकताएं भी शामिल होती हैं। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम और डीप में गए, तो जब हम और डीप में जाएंगे तो वहां पे हमने देखा कि गरीबी या फिर निर्धनता का क्या मतलब हुआ। उसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन हुआ, वस्त्र हुआ, मकान हुआ, है ना, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित जो हमारी आधारभूत सेवाएं हैं, अगर हम उसको भी नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स कि हम गरीब हैं, ठीक। बात करें पॉइंट नंबर 5 की, तो पॉइंट नंबर 5 कह रहा है कि गरीबी मूलतः वंचन से संबंधित है। यदि समाज का एक बड़ा हिस्सा वंचन, निर्धनता से पीड़ित है तथा जीवन निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताओं को भी नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो क्या है, गरीब है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर हम ये जान पाए कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। यह इसका एक सामान्य सा परिचय रहा है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश पीसीएस के पेपर में हमेशा एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि गरीबी के प्रकार क्या है, ठीक है। 2022-23 की अगर हम बात करें तो वहां पे लगातार आपसे सवाल पूछा गया है, ठीक है। चलिए तो बात कर रहे हैं हम गरीबी के प्रकार की, है ना। तो आप सबको पता होगा कि गरीबी 2 प्रकार की होती है ना। पहला कौन सी है, सापेक्ष गरीबी, और दूसरा कौन सा है, निरपेक्ष गरीबी, है ना। सापेक्ष गरीबी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा अगर कोई 2 व्यक्ति हैं तो उनकी जो आय है उनका जो तुलना हम करेंगे और उस तुलना के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि कहां पे कितनी कमी है, और उस कमी के आधार पर हम उस क्षेत्र की या उस परिस्थिति की गरीबी का आकलन करेंगे, ठीक है। और जब हम बात करेंगे निरपेक्ष की गरीबी की, तो उसमें जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं हम उसको उसमें शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात है सापेक्ष गरीबी की, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है,
ठीक है, और तीसरा व्यक्ति सी है। इस प्रकार से कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इनकी भाई साहब की इनकम 100 रुपए है। ठीक है, इन भाई साहब की इनकम 200 रुपए है और इन भाई साहब की इनकम 300 रुपए है। तो हम जब इनकी आयों की तुलना करते हैं तब हम ये पाते हैं कि कौन किससे कितना गरीब है या कौन किससे कितना अमीर है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात हम ये जानेंगे कि सापेक्ष गरीबी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी देश या क्षेत्र के कुछ लोगों की आय या जीवन का स्तर सामान्य लोगों से निम्न होता है। ठीक है, तीसरी बात, समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि समाज के जो औसत व्यक्ति की तुलना में, अगर मान लीजिए हमारा कोई क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ में अगर आपकी इनकम 10,000 रुपये है तो आप वहां पर एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही 10,000 जब आप नोएडा में, दिल्ली में या गुड़गांव में आएंगे तो यही 10,000 जो है यहाँ पे जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि अगर कोई क्षेत्र है, कोई परिस्थिति है, तो ठीक है, एक बार देखते हैं ये क्या हो गया। एक सेकंड बात कर लेते हैं, थोड़ा सा लोडिंग। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3, अगर समाज के औसत व्यक्ति की तुलना में किसी व्यक्ति के उपभोग, आय व संपत्ति के अभाव को सापेक्ष गरीबी कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि अगर 10,000 रुपए लखनऊ के लिए पर्याप्त है, ठीक है, तो वही जो है जब आप गुड़गांव में या दिल्ली में आएंगे तो वो पर्याप्त नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ का जो जीवन स्तर है, जो यहाँ के लोगों की इनकम है, वह इससे भी ज्यादा है, लेकिन जो यहाँ पे आपका एक्सपेंस है वह भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की बातें। बात करें पॉइंट नंबर 4 की, तो पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि गरीबी, सापेक्ष गरीबी की व्याख्या देश के अंदर आय में पाई जाने वाली असमानता के विभिन्न रूपों से की जा सकती है। जैसे भाई जो क्षेत्र हमारा है, लखनऊ की इनकम कुछ है, दिल्ली की इनकम कुछ है, नोएडा की इनकम कुछ है, और अगर कहीं आप भोपाल गए तो वहाँ की इनकम कुछ होगी, आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ की इनकम कुछ होगी। ठीक है, तो इसके आधार पर जब हम इसकी तुलना करते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। ठीक है, बात ये हो गई सापेक्ष गरीबी की। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तब हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत हम लोग क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे बात करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, निरपेक्ष गरीबी है ना। चल देखिए, हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जब भी कभी एग्जाम में आता है तो जो वर्ड्स होते हैं, जैसे जो हमारी निरपेक्ष गरीबी होती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। लेकिन होता क्या है, तो कई बार ये क्या करते हैं कि अपने जो नाम इसके हिंदी वाले हैं वो चेंज कर देते हैं। जैसे निरपेक्ष हो गया, या पूर्ण गरीबी, या परम गरीबी। अगर हम तीनों में से किसी को भी लिखते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2023 का पेपर उठा के देखें तो वहां पर परम गरीबी की बात कही गई है। ठीक है, या उसकी अगर पिछले कुछ एग्जाम्स में को अगर आप देखें तो वहां पर पूर्ण गरीबी की बात लिखी गई है। कुछ विशेष राज्य हैं जहां पर निरपेक्ष गरीबी लिख करके आपसे सवाल पूछ लेता है। ठीक है, तो इन तीनों का ही मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, है ना। चलिए, इसके बाद अब हमें ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक, पहली बात कि निरपेक्ष गरीबी की स्थिति में मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि का अभाव पाया जाता है। ठीक है, हम जब निरपेक्ष गरीबी की बात करेंगे तो उसमें हम यह देखेंगे कि उस क्षेत्र में लोगों के भोजन की क्या व्यवस्था है। ठीक है, कितने लोगों को भोजन मिल पा रहा है, कितने लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उनके खाने का जो स्तर है, या जो हम ऊर्जा में अगर इसको बात करें तो क्या जो न्यूनतम ऊर्जा का स्तर है क्या वो उसको लोग पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
क्या उनको सुरक्षित जल मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, क्या उनकी जो स्वच्छता संबंधी सुविधाएं हैं वह पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, जो उनकी मूलभूत स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं हैं क्या उसको पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा वह उस क्षेत्र में या उस राज्य में शिक्षा का स्तर क्या है, ठीक है, वहाँ के जो बच्चे हैं क्या उनको शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, और अगर शिक्षा मिल पा रही है तो उस शिक्षा में भी क्या वो प्राइमरी लेवल पे है या मिड या उसके ऊपर है या फिर हायर लेवल की है, ठीक है। तो हम इन सब का भी आकलन करते हैं। तो जब इन सब का हम आकलन करते हैं तब हम क्या जान पाएंगे कि यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी कितनी है, ठीक। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। तो दूसरी बात में यह कहा जा रहा है कि भारत में निरपेक्ष गरीबी का अनुमान लगाने के लिए गरीबी रेखा की धारणा का प्रयोग किया जाता है। यह आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है कि भारत में जो गरीबी नापने का जो पैमाना है वो किसके आधार पर करते हैं, तो हम करते हैं गरीबी रेखा के आधार पर। अब गरीबी रेखा होती क्या है, अभी आगे इसी टॉपिक में आगे हमने उसको फाइंड आउट किया हुआ है और उसमें काफ़ी 7-8 पॉइंट या 9 पॉइंट उसमें बने हुए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि गरीबी रेखा वह रेखा है जो उस प्रति व्यक्ति औसत मासिक व्यय को प्रकट करती है जिसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि गरीबी रेखा एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं कि यह एक औसत रेखा है या एक आपकी आय का औसत रेखा है जिसके आधार पर आप उस क्षेत्र में या उस राज्य में अपने आप को ठीक से व्यवस्थित ढंग से चला पाएंगे, ठीक है। जो बात अभी हमने आपसे ऊपर कही कि अगर मान लीजिए लखनऊ में आप रह रहे हैं तो अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप छोटा सा एक नॉर्मल जीवन व्यतीत वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो 10,000 रुपए है वो लखनऊ की एक क्या हो गई, औसत निर्धनता रेखा हो गई। तो अगर आप 10,000 भी नहीं पा रहे हैं तो आप निर्धन हैं, लेकिन अगर आप 10 हैं या 10 के ऊपर हैं तो ठीक ठाक अपना जीवन आप यापन आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली आते हैं या आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ का जो एक्सपेंस है थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहाँ पे हो सकता है कि आप 20,000 रुपए में भी अपने आप को सर्वाइव ना कर पाएं, है ना, ऐसा भी संभव है। तो हर क्षेत्र के अलग अलग क्या होती हैं, निर्धनता रेखाएं बन जाती हैं, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो इसमें कहा जा रहा है जिन लोगों का प्रतिमाह उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम है उन्हें निर्धन माना जाता है। यही बात जो भी हमने आपसे ऊपर बताई कि अगर किसी का आय उपभोग गरीबी रेखा से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, निर्धन बोलेंगे, है ना। गरीबी ज्ञात करने की इस विधि को हम हेड काउंट विधि भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस में यह कई बार पूछा गया है, ठीक है। निर्धनता को जो मापने का जो पैमाना है, जो उसकी विधि है, उसका एक और भी नाम है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे और वहां से आपको सवाल पूछ लिया जाता है। तो उसकी एक और विधि है, उसका नाम क्या है, हेड काउंट विधि है, ठीक। इस विधि में कुल जनसंख्या में शामिल उन व्यक्तियों को गिना जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे होते हैं। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में गरीबी में इसी विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम जब भारत में गरीबी मापने की बात करते हैं तो वहां पर हम इसी विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ये होगी हमारी बात गरीबी के जो प्रकार हैं, पहला और दूसरा, ठीक। इसके बाद हम आगे बढ़ें और जान लेते हैं कि निर्धनता का जो श्रेणी क्रम है ना। इसमें कोई खास बात नहीं है बस लेकिन हाँ आपको एक बात, थोड़ी सी बात जाननी होगी, मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं कि निर्धनता का जो श्रेणी क्रम है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है चिरकालीन निर्धन, ऐसे लोग जो हमेशा से निर्धन बने आए हैं, यानी कि उनकी कई सारी पीढ़ियां हैं जो निर्धनता में ही गुजर गई हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, चिरकालीन निर्धन बोलेंगे। दूसरे लोग ऐसे हैं जिनको बोलते हैं अल्पकालिक निर्धन। इसका मतलब यह होता है कि हो सकता है किसी वजह से उनके आय के स्रोत खत्म हो गए हों, ठीक है। तो इस वजह से कुछ समय के लिए उनके पास गरीबी आ गई हो, लेकिन जैसे ही उनके पास दोबारा आय आती है तो क्या हो जाता है, फिर से अमीर हो जाते हैं और अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसमें काम करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, अल्पकालिक निर्धन बोलेंगे। और तीसरी बात यह है जिसको बोलते हैं कभी निर्धन नहीं। इसका मतलब यह होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर ही बने रहते हैं, ठीक है, वह कभी भी निर्धनता के स्तर पर नहीं आते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कभी निर्धन नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार की 3 बातें हैं। हाँ, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि भूमि रहित श्रमिक, ठीक है, या अनियमित मजदूर, ठीक है, ये किसकी श्रेणी में आएंगे, यह आएंगे चिरकालीन निर्धन की श्रेणी में आएंगे, ठीक है। दूसरी, जो
अल्पकालिक निर्धन है, उसमें कौन लोग आएंगे? मौसमी मजदूर हो गए, ठीक है, या जो अनियमित निर्धन है, ठीक है, ये 2 लोग इसमें आ जाएंगे, है ना। बस इतना ही जानना था। इसके बाद अगर हम आगे चलें, और थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इसमें काफ़ी कुछ आ जाए, है ना। चलो अब हम बात करते हैं कि निर्धनता का जो अन्य वर्गीकरण है, ठीक है, तो इसको हमने 2 प्रकार से बांटा हुआ है। एक हमारा है गरीबी निर्धन, ग्रामीण निर्धन, और दूसरा हमारा है शहरी निर्धन, ठीक है। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ग्रामीण निर्धनों के लक्षण क्या क्या होते हैं, और जो दूसरी बात है वह हम जानेंगे कि शहरी जो हमारे गरीब हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो एग्जाम्पल है, चूंकि स्टेट पीसीएस में आपके एग्जाम्पल से ही सवाल बनाए जाते हैं, है ना। हाँ, एक बात उसमें आपको एक लक्षण के बारे में दे देगा और दूसरा दे देगा कि इनमें से कौन सा आपका एग्जाम्पल इसमें फिट होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं ग्रामीण निर्धन की, है ना। तो ग्रामीण जो निर्धन होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो जो उसका पहला लक्षण है उसको हम लोग देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के अभाव के कारण लोगों में व्याप्त निर्धनता। जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर रोजगार की उपलब्धता का ना हो पाना, या उनके जो स्वरोजगार हैं उनके अगर अभाव पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे लोगों को ग्रामीण निर्धन बोलेंगे, ठीक। दूसरा, कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी, ठीक। और तीसरी बात यह है कि सामूहिक परिवार प्रणाली के कारण आय अर्जित करने वाले व्यक्ति या स्रोत के ऊपर आश्रितों की संख्या का अधिक हो जाना। जैसे होता क्या है, गांव में आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के ऊपर कई सारे लोगों का बोझ बना रहता है, ठीक है। जैसे हमारे बाबा जी हैं, ठीक है, तो बाबा जी अगर एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, ठीक है, उसके अब उन्हीं के ऊपर हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हम भाई बहन, या हमारी वाइफ, या हमारे बच्चे, ठीक है, अगर इतने सारे लोगों का बोझ हुआ, ठीक है, तो इस प्रकार की भी कई सारी समस्याएं गाँव में आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रामीण निर्धन बोलेंगे, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से लोग आ सकते हैं, है ना, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल वो है भूमिहीन कृषि श्रमिक, है ना, जो लोग खेतों में काम करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो लोग खेतों में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। छोटे भूस्वामी, है ना, छोटे भूस्वामी, काश्तकार हो गए, और जो दैनिक मजदूर का मतलब ये होता है जो पर डे कमाते, पर डे खर्चा कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो मजदूर हुए, तो ऐसे जो लोग होंगे वो किस में आएंगे? ग्रामीण निर्धन में आएंगे, है ना। चलिए आगे अगर हम देख लें और बात करें शहरी निर्धन की, तो शहरी निर्धनों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला पॉइंट है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आए हुए बेरोजगार एवं आजीविका विहीन व्यक्ति, अगर ऐसा कोई आपको देखने को मिलता है तो हम क्या बोलेंगे? शहरी निर्धन बोलेंगे, है ना। दूसरी बात, शहरी निर्धन मुख्यतः उन ग्रामीण निर्धनों का फैलाव है जो नौकरी की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं, है ना। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर कारखानों के अनियमित श्रमिक, कारखानों में जो लोग हैं जिनकी एक फिक्स इनकम नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? कारखानों के अनियमित श्रमिक, या फिर जो स्वनियोजित फेरी करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपकी गलियों में कुछ लोग आते हैं ना कि ये सामान ले लो या वो सामान ले लो, तो उस तरह के जो लोग होते हैं वो उनको क्या बोलते हैं? फेरी वाले, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? शहरी निर्धन कहलाएंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अब वही हमने जो अभी आपको ऊपर कहा था कि निर्धनता रेखा क्या होती है ना, तो अब हम निर्धनता रेखा की बात कर ले रहे हैं कि निर्धनता रेखा असल में होती क्या क्या है और इनमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहली बात है निर्धनता रेखा की होती क्या है, इसमें हम ये जान लेते हैं कि निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि है, आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित होता है। हम निर्धनता रेखा का जो आकलन करते हैं वह लोगों की आय और जो उनके उपभोग का स्तर है उसके आधार पर करते हैं, ठीक है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि निर्धनता रेखा में हम आय और उपभोग के स्तरों को शामिल करते हैं, ठीक है, और उसके आधार पर हम ये जान पाते हैं कि यहाँ की निर्धनता रेखा कितनी है, ठीक है। और एक बात मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि निर्धनता रेखा हर क्षेत्र में हर समय में अलग अलग
हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही निर्धनता रेखा पूरे देश में होगी या पूरे क्षेत्र में होगी, है ना। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई रेखा है और उस पर यह कह दिया जाए कि उसमें देखो शिक्षा के लिए इतना सुविधा, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, है ना, और आपके जो दैनिक खर्चे हैं उसके लिए, आपका जो पर्सनल एक्सपेंस है उसके लिए, अगर आप इसको भी नहीं पाते हैं और इन सब का जो मौद्रिक मूल्य है अगर हम उसको निकाल लें, अगर इन सब का एक मौद्रिक मूल्य हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में अगर हमने कह दिया कि अगर आपको 50,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है, इन सबको खर्च करने के लिए, तब क्या है, यह यहाँ की एक औसत निर्धन रेखा बन जाती है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपए नहीं पाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, निर्धन बोलेंगे। ठीक है, वही बात कही जा रही है। तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको रेड कर दिया है कि मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हैं, है ना। देखिए भाई, देखो आलू का जो रेट है वो आपके जो छोटे शहर हैं वहां पे कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और होगा, साउथ इंडिया में कुछ और होगा, है ना, बाहर के जो देश है वहां पे कुछ और होगा। ठीक है, तो वही बात यहां पे बताई जा रही है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। ठीक है, कि हम किस क्षेत्र में रह रहे हैं, वहां पर पहुंच कैसी है संसाधनों की, इसके आधार पर जो है डिफाइन होता है कि उस क्षेत्र की निर्धनता रेखा कैसी होगी। ठीक, और बात करने पॉइंट नंबर 4 की, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, लेकिन भारत में अब भी कार रखना एक विलासिता की वस्तु है। अब देखिए, कार का होना या कार का ना होना, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में यह समझा जाएगा अगर किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है तो क्या है, गरीब है। ठीक है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो अगर किसी के पास कार है तो हम यह मानते हैं कि व्यक्ति क्या है, विलासी है या उसके पास व्यस्तता है। ठीक है, ऐसा कुछ। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए, अब देखिए ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और यह जो है आईएमपी, इसको हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आपको सेम सेंटेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन, प्रकाश और शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। हमने अभी आपको ऊपर भी बताया कि जब हम भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम इन सब चीजों को शामिल करते हैं और इनके आधार पर हम एक रेखा का निर्धारण करते हैं जो यह बताती है कि इस एवरेज या इस औसत रेखा के यदि आप नीचे हैं तो आप गरीब माने जाएंगे और इस रेखा के ऊपर हैं तो आप अमीर माने जाएंगे। ठीक है, तो उनमें हम क्या क्या शामिल करते हैं, जो हमारी खाद्य आवश्यकताएं हैं, जो हमारे कपड़ों पे कितना हम एक्सपेंस कर पा रहे हैं, ठीक है, हमारे जूते कैसे हैं, ईंधन कैसा है, प्रकाश कैसा है, शिक्षा और जो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं वो हमारी कैसी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। तो पॉइंट नंबर 6 ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कि निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि को मिल करके इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं और यह जो है आयु और लिंग के आधार पर अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए हम अपनी गरीबी को ऊर्जा के रूप में भी मापने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति शहरी गरीब है तो वह कितनी ऊर्जा का कंजम्पशन कर रहा है और अगर कोई ग्रामीण है तो वह कितनी ऊर्जा पा रहा है, ताकि हम उसको कह पाएंगे कि गरीब है या अमीर है। ठीक है, और ये पॉइंट आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में कई बार लगातार सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलो, तो पॉइंट नंबर 7 में वही बात लिखी गई है। यह जो है आपके यूपी पीसीएस में कई बार आपसे पूछा गया है
कि भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है ना, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है और वह 2400 कैलोरी ऊर्जा ले रहा है अपने भोजन के माध्यम से, तो उसको हम क्या मानेंगे, उसको निर्धन नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर वो 24 से कम पा रहा है, 2400 से कम पा रहा है, तो उसे हम निर्धन मानेंगे। एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर आप गांव में रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जहां पे लोग खेतों में काम करते हैं, है ना, और जो शहर होता है तो शहरों में तो खेतों में काम होते नहीं, है ना। यहाँ का दूसरा सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम दूसरा है। तो अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो और उसको 2400 कैलोरी मिल रही है तब तो ठीक है। अगर वह 2400 कैलोरी से कम है, इट मीन्स कि वह गरीब है। और अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और उसकी जो दैनिक आपूर्ति है वह है आपकी 2100 कैलोरी से कम है, तो क्या है, गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सवाल कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि गरीबी या निर्धनता के रीजंस क्या क्या हैं। ठीक है, हम थोड़ा फास्ट करके काम खत्म करें क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, चलो भाई हम ये जान लेते हैं कि गरीबी के आखिर रीजंस क्या क्या हैं। तो इस रीजंस में हम सबसे पहली बात उठाते हैं कि अंग्रेजों के समय से और आज के वर्तमान समय तक क्या स्थितियां हमारी रही हैं। ठीक है, हम जब पहली बात करते हैं कि ऐतिहासिक जो उसके रीजंस रहे हैं, उसमें हम ये पाते हैं कि जब अंग्रेज हमारे भारत में आए तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हमारे जो कुटीर उद्योग थे, जो हमारे लघु उद्योग थे, उसका उन्होंने विनाश कर दिया, उसको उन्होंने प्रायः खत्म ही कर दिया। ठीक है, जो हमारे ग्राम स्तर पे जो चीजें हो रही थी उसको उन्होंने खत्म ही कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उससे लगे हुए जो लोग थे उनकी जो आय का जो स्रोत था वो बिल्कुल खत्म हो गया और उसका जो इम्पैक्ट रहा है वो हमारे यहाँ लगभग 1980 तक बना रहा। ठीक है, पहली बात हो गई। तो हम पहली बात अपनी स्टार्ट करते हैं वहीं से। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या रही वो रही कि हमारी जो जनसंख्या वह काफ़ी ज़्यादा रही। ठीक है, और उस जनसंख्या के भरण पोषण में अभी भी हमारे संसाधन उतने अच्छे नहीं थे जो जितने कि आज हो पाए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बात करते हैं 1980 के पहले क्या समस्याएं थी। तो जो सबसे पहली बात है कि एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर का होना। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया, है ना। वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर घटी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, जनसंख्या तो कम हो नहीं रही है। इन दोनों के ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का दुष्चक्र बना रहा। ठीक है भाई, आय का जो हमारा स्रोत था वो तो उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन हमारा जो बोझ हमारे ऊपर वो बढ़ता जा रहा है। तो जो ये जो क्रम रहा है ये लगभग 1980 तक बना रहा। ठीक, दूसरी बात, हम जो दूसरा पर्सपेक्टिव है उसको हम लोग देख लेते हैं कि सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इसका प्रभाव भारत के कुछ ही भागों तक सीमित रह पाया। ठीक, कहने का मतलब यह हुआ कि जब सिंचाई और हरित क्रांति की बात हुई तो इसका जो इम्पैक्ट रहा, जो इसका प्रभाव रहा है वो भारत के कुछ ही हिस्सों में रह पाया, पूरे भारत में समान रूप से वितरित नहीं हो पाया। ठीक, तीसरी बात कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार तो उपलब्ध करवाए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। रोजगार तो आए लेकिन मतलब सभी लोगों के लिए जितने लोगों की आवश्यकता थी उतने लोगों तक वो नहीं पहुंच पाया, है ना। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जिसकी जितनी पोटेंशियल थी अब वो अपने पोटेंशियल पे काम ना करके उससे कम पोटेंशियल पे काम करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, चलो चौथी बात कर लेते हैं। तो चौथी बात यह है कि उच्च निर्धनता दर
कि एक और विशेषता आय असमानता रही है। अब आय असमानता का मतलब ये होता है कि किसी की आय ज़्यादा है, किसी की आय कम है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों की आय एक समान रही हो। इसका प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। वही बात जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है कि अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी, अब देखिए इकोनॉमिकल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, निर्धनता का जो रीजन रहा है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। जैसे अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। यह भी एक हमारे गरीब होने का रीजन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे यहाँ शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं शो ऑफ के चक्कर में, ठीक है। तो वह भी एक इम्पैक्ट डालता है हमारे गरीब होने में, है ना। चलिए अब हम अगर बात करें आगे पॉइंट नंबर 6 और 7 की और 9 पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9। देखिए अब हम बात करेंगे कि जो लोग गांव में खेती करने की बात कर रहे हैं मगर उनके पास पैसे का अभाव है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। कि छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है, आप सब जानते हैं। क्योंकि निर्धन कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिसकी इनकम कम होगी उसकी जो बचत होगी वह भी कम होगी, है ना। इसके लिए वह कर्ज लेते हैं और निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते। अतः अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। अत्यधिक ऋणग्रस्तता क्या है, इसका गरीबी का जो रीजन भी है और उसका रिजल्ट भी है, ठीक। बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। तो निर्धनता का सबसे प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है और अधिक जनसंख्या निर्भरता भार को बढ़ावा देती है, जिससे समय समय के साथ निर्धनता और अधिक होती जाती है। पॉइंट नंबर 8 है कि भारत में योग्य और कुशल, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपके यूपीएससी में आपको मिल जाता है कि भारत में योग्य एवं कुशल उद्यमकर्ताओं का अभाव है। नागरिकों में उद्यमशीलता एवं कौशल का अभाव उन्हें स्वरोजगार के लिए हतोत्साहित करता है, ठीक है। हमारे अंदर क्या है भारत में कि जो भारत के जो नागरिक हैं यहाँ पे उद्यमशीलता और कौशल का अभाव देखने को मिलता है। कौशल का अभाव का मतलब ये है कि आपकी जो स्किल है वो कितनी परफेक्ट है, ठीक है। अब चूंकि समस्याएं हैं देश में, हमारी जो स्किल है वो अभी इतनी अच्छी नहीं है कि उसका एक अच्छा दाम मिल सके, है ना। लेकिन जो लोग अपनी स्किल को और अच्छा मजबूत कर पा रहे हैं उनको और अच्छा दाम मिल रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स आए हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं या जो देश के उद्यमशील लोग हैं जो उनको एक अच्छा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। इसमें कहा जा रहा है कि आर्थिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे कि ऊर्जा, यातायात एवं संचार और सामाजिक आधारित संरचना के प्रमुख घटक जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यकता की तुलना में बहुत न्यून या अपूर्ण है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें जो है हमने आपको निर्धनता रेखा के बारे में बताई हैं, ठीक। चलिए अब इस आज क्लास का जो लास्ट पॉइंट है वो है निर्धनता का दुष्चक्र। आखिर निर्धनता का दुष्चक्र होता क्या है इसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस या अन्य जो आपके स्टेट पीसीएस है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह आपको यहाँ से एक सवाल जानने को मिलेगा कि निर्धनता का जो दुष्चक्र है यह इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ठीक है। तो उनका नाम क्या है, रेगनर नेरकसे साहब, ठीक। दूसरी बात इसमें होता क्या है आप तो हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, तो सबसे पहले हम उस ग्राफ की बात कर लें और उसके बाद हम इसकी बात जो ऊपर लिखे पॉइंट में वहाँ पे आपको समझा देंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो गरीबी का दुष्चक्र है उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, पावर है, ठीक है, पॉवर्टी है, गरीबी है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, लो प्रोडक्शन होगा, मतलब उसका जो उत्पादन होगा वो कम होगा। अगर उत्पादन कम होगा तो उसकी आय क्या होगी, कम होगी, ठीक है, न्यूनतम आय रहेगी। अगर आपकी आय कम रहेगी तो आपकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। भाई आपके पास कम पैसा है तो आप ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग तो कर नहीं पाओगे, आपकी डिमांड भी कम ही रहेगी। और अगर आपकी डिमांड कम है तो लैक ऑफ कैपिटल, आपकी जो पूंजी होगी वह भी
कम रहेगी। और अगर पूंजी कम है तो जाहिर सी बात है कि आपकी बचत कम हो पाएगी, और अगर बचत कम है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा। एंड देन अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, तो ये जो चक्र आपका है ये हमेशा ऐसे ही रोल ऑन होता रहेगा और आप हमेशा गरीबी के दुष्चक्र में फंस सकते हैं। ठीक है, तो इसी बात को हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स के माध्यम से लिख दिया है। ठीक है, देखिए जो पहली बात है वह है कि गरीबी का दुष्चक्र यह दर्शाता है कि गरीबी ही गरीबी का कारण है, जैसा कि अभी हमने आपको चार्ट में बताया। दूसरी बात यह है कि गरीबी के विभिन्न आयाम एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जैसे गरीबों की संख्या अधिक होने से उनकी जो मजदूरी की दरों में भी कमी आ जाती है, क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति अधिक हो जाती है। आपने देखा होगा कि अगर कोई चौराहा है, कोई लेबर चौराहा है, तो वहां पे बहुत सारे लेबर्स होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति जाता है उनसे काम करवाने के लिए और उनसे पूछता है भाई साहब हमारे यहाँ काम करेंगे, तो अगर उस व्यक्ति ने कहा कि हम 300 रुपए देंगे तो सामने वाला 200 रुपए में भी तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मांग कम है और लोगों की अधिकता ज्यादा है, उसकी आपूर्ति लोगों की ज्यादा है। ठीक है, और अगर आपूर्ति ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात आपकी इनकम कम हो जाएगी, है ना, यही बात। तीसरी बात यह है कि इसी प्रकार मजदूरी दर कम होने से आय कम हो जाती है। यदि ऐसे में ऋण लेते हैं, यदि ऐसे में कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो उन्हें महंगा ब्याज भी देना पड़ सकता है, एवं वे ऋण जाल में फंस जाते हैं। ऐसे में यदि उनके द्वारा आय बढ़ाने के लिए परिवार के बच्चों को श्रम कार्य पर लगा दिया जाए तो उनकी जो शिक्षा है और जो उनका कौशल विकास है वह क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है ना। जैसे भाई कोई व्यक्ति है, उसके 2 बच्चे हैं और वह व्यक्ति गरीब है, तो वो ये चाहेगा कि हमारे 2 बच्चे भी मार्केट में जाएं, काम करें और हमारे लिए पैसा लेके आएं, और उससे क्या होगा कि उन बच्चों की जो शिक्षा है और जो उनका कौशल विकास है वह क्या हो जाएगा, बाधित हो जाएगा, है ना। और जो सबसे बड़ी बात है कि इससे जो बाल श्रम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार गरीबी की अगली पीढ़ी भी गरीबी और मजदूरी में ही रह जाती है। इसे ही निर्धनता का दुष्चक्र बोलते हैं। ठीक, और एक बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, कि आखिर गरीबी का जो दुष्चक्र है इसका जो कॉन्सेप्ट दिया किसने था, तो उसको दिया था प्रोफेसर रेगनर नरकसे ने। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको आज क्लास में 7 पॉइंट पे चर्चा कर ली है। बाकी के जो पॉइंट्स है मैं आपको एक बार यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगली क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम लोग क्या क्या बातें जानेंगे। ठीक है, जैसे इसके बाद हम लोग जानेंगे कि लॉरेंज वक्र क्या होता है। ठीक है, और लॉरेंज वक्र में कौन कौन सी बातें होती हैं, यहाँ पर देखिए हमने चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। फिर इसके आगे एक पॉइंट आता है गिनी गुणांक का। ठीक है, तो गिनी गुणांक क्या होता है उसको भी हमने यहाँ पर आपको लिख करके समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आपका आता है कुजनेट्स वक्र, है ना। तो कुजनेट्स वक्र क्या होता है उसको भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है, और इसको भी अगर आप चाहेंगे तो इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। देन हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि भारत में गरीबी को मापने से संबंधित कौन कौन सी समितियां आई थी, जैसे कि डॉक्टर वाई के अलग समिति रही है। ठीक है, और उनकी क्या क्या सिफारिशें रही हैं उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। दूसरा आया है लकड़वारा समिति। यह आपके एग्जाम में कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह समिति किससे संबंधित है। ठीक है, और इनकी क्या क्या सिफारिशें रही हैं। देन आपका है सुरेश तेंदुलकर समिति, जो कि अक्सर ही पूछा जाता है कि यह जो समिति है यह किससे संबंधित है। ठीक, बात करें आगे हम श्री रंगराजन समिति की, अक्सर आपसे पूछा जाता है स्टेट पीसीएस में, है ना। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये जानेंगे कि भारत में जो गरीबी के दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इस पर हम थोड़ा सा एक बार पढ़ के आपको समझा देना चाहते हैं कि इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो जो पहला है वह आर्थिक समृद्धि का निम्न होना। दूसरा है भूखमरी, कुपोषण एवं खराब स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। समाज में असमानता में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि में सहायक तो है ही है, आप सब जानते हैं। अशिक्षा की समस्या में वृद्धि होगी, बाल श्रम में वृद्धि होगी, आपराधिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी, उत्पादन के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, निम्न जीवन स्तर हो सकता है, स्वच्छता का अभाव होगा, समावेशी विकास में बाधा आएगी और बढ़ती हुई आत्महत्या की घटनाएं, जैसा कि आप मध्य प्रदेश के किसानों को आपने अभी न्यूज में देखा होगा, है ना।
ये कुछ समस्याएं आपकी गरीबी की वजह से होती हैं। अब हम गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो पॉइंट्स है इसको हमने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखा है, लेकिन हम जब मेंस की बात करेंगे तो मेंस में हम इन्हीं पॉइंट्स पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक, तो गरीबी को दूर करने के उपाय कौन कौन से? जो सबसे पहली बात है कि सकल घरेलू उत्पाद में हम क्या करेंगे? तीव्र वृद्धि करेंगे। सेकंड है कि जनसंख्या की वृद्धि को दर को कम करने की बात करेंगे। तीसरी बात है कि रोजगार के नए अवसरों के सृजन की बात करेंगे। चौथी बात है कि आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया जाए, किसी क्षेत्र का विकास किया जाए, कीमत स्तर में स्थिरता लाई जाए, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन किया जाए, स्वरोजगार के लिए अवसरों का सृजन किया जाए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टअप की अगर बात की जाए तो स्टार्टअप में लोग आगे आए, है ना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 10 की। तो पॉइंट नंबर 10 में यह कह रहा है कि बचत एवं पूंजी निर्माण की दर को बढ़ावा दिया जाए, आय के साधनों का समान वितरण किया जाए, कर प्रणाली में आवश्यक सुधार किए जाएं, जैसा कि अभी जीएसटी में हाल ही में हुआ है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि महत्वपूर्ण कानूनी उपाय जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन किया जाए या उसको और हितकारी बनाया जाए, है ना। पॉइंट नंबर 14 है कि पिछड़े क्षेत्रों एवं अत्यधिक पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए, है ना। जैसा कि भारत सरकार की जो स्कीम्स है ना, आकांक्षी जिला, मतलब जिस जिले को आवश्यकता हो या जिस राज्य को आवश्यकता हो, हम उसके लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं पॉइंट नंबर 15 की प्रभावपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई जानी चाहिए और गरीबी उन्मूलन के लिए प्रभावी सरकार कार्यक्रमों एवं योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे लास्ट है वह हमारा रहेगा, चूंकि यह जो है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्धनता उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा जो चलाए जाए गए कार्यक्रम है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यह आपके स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि फला स्कीम किस लिए है और इसकी क्या क्या फीचर्स रहे हैं और ये इसमें आप कितने अच्छे से अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है। तो कुछ स्कीम्स हैं जिसको मैं यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, आप उसको समझ सकते हैं। पहला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, यह गरीबी को दूर करने के लिए लाया गया था। ठीक, दूसरा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, है ना। और हम उसके आगे बढ़ें तो देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। चौथा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, है ना। तो इस प्रकार से हमारे कुछ ऐसे जो भारत के कुछ स्कीम्स रही हैं जो कि गरीबी उन्मूलन में आपके हित में रही हैं। ठीक है, तो सब मिलाकर के ये कुछ बातें जो है गरीबी के चैप्टर से आपको हमने बताई हैं। ठीक है, तो आइए हम एक बार फिर से इस पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिर हमको गरीबी के चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट पढ़ने थे। तो जैसा कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि गरीबी के चैप्टर से हमको 14 पॉइंट अभी तक आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ठीक है, हमारा ये प्रयास रहा कि आपको कुछ बातें यहाँ पे हम बता सके और अगर कभी भविष्य में मौका मिलता है तो हम इसके आगे भी चर्चाएं करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।